Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials। क्लास 10 की पोएम एनिमल्स आज हम देखेंगे। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans। अर्थात लेखक ये कहता है, कवि यह कहता है कि उसे जानवरों के साथ रहना ज़्यादा इजी लगता है बजाय मनुष्यों के साथ रहना। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, क्योंकि उसे मनुष्य जो है झूठे लगते हैं और उन्हें समझना उसे कठिन लगता है, जबकि जो जानवर हैं उनका जीवन जैसा वो है वैसा स्पष्ट है, इसलिए उन्हें जानवर पसंद है और उनका जीवन पसंद है। और वो खुद भी यही सोचते हैं कि मैं एक जानवर की तरह जानवर ही बन जाऊं और जानवर के बीच में ही रहूं, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा ही मैं रहूंगा और मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं रहेगा। मेरे पास जो भी है मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, जो कि जानवर ऐसा ही करते हैं। चलिए अब हम पोएम देखते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। I stand and look at them long and long। तो लेखक के लिए आई का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम प्रश्नों को लेते हुए चलेंगे। यहाँ पे आई किसके लिए प्रयोग हुआ है? आई जो है लेखक वॉल्ट विटमैन के लिए प्रयोग हुआ है। और वो क्या बदलना चाहते हैं? वो खुद को बदलना चाहते हैं। आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। वो चाहते हैं कि मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर लूँ, एनिमल के रूप में मैं चला जाऊँ और मैं जानवरों के साथ ही रह सकूं। क्यों? दे आर, यहाँ से इसका रीज़न आता है वाई। वाई यदि आपसे पूछा जाता है कि वो जानवर क्यों बनना चाहता है और उन्हें क्यों बहुत देर तक देखता है वो, तो उसका यही कारण है, बिकॉज दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। देखिए, हम जब कविता पढ़ रहे हैं तो उसके जो प्रश्न आते हैं उनको हम साथ में लेते हुए चलेंगे। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का अर्थ होता है काम, CALM। आपके लिए इसके नीचे जो अंत में, वीडियो के अंत में आपको शब्दार्थ भी मिल जाएंगे इसके। प्लेसिड का अर्थ होता है काम, यानी कि शांत, क्योंकि जानवर जो हैं शांत हैं और सेल्फ कंटेन्ड हैं, अर्थात सेटिस्फाइड हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम। तो यहाँ पे देम किसके लिए प्रयोग हुआ? एनिमल्स के लिए। देम किसके लिए प्रयोग हो रहा है? एनिमल्स के लिए प्रयोग हो रहा है। लॉन्ग एंड लॉन्ग, कितनी देर देखता है वो? बहुत देर देखता है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और वो उन जानवरों को वहाँ पे देखता है और उसे अच्छा लग रहा है उन जानवरों को देखना, क्योंकि वो इतना काम है और सेल्फ कंटेन्ड है। आगे देखते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन। अब लेखक कहता है कि जो जानवर हैं, दे, यहाँ पे दे का प्रयोग हुआ है, फिर से दे का प्रयोग हुआ है, फिर से दे का प्रयोग हुआ है, और ऊपर में भी आई का प्रयोग हुआ था लाइन के शुरू में। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच जो प्रयोग होता है, जब लाइन के प्रारंभ में ही किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या है? रिपीटिशन है, यानी दोहराना है। किसका? कोई भी शब्द का वाक्य के शुरू में। अगर बाद में रिपीट हो रहा है, जैसे कि ऊपर था लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो ये तो होगा रिपीटिशन। और जब वाक्य के शुरू में हो रहा है तो यह होगा एनाफोरा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये रिपीटिशन है और ये एनाफोरा है। आई आई आया यहाँ पे। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन। अब लेखक कहता है कि वो टेंशन में नहीं आते हैं, उन्हें पसीना नहीं आता। तो पसीना कब आता है? जब व्यक्ति टेंशन में होता है बहुत। वाइन यानी कि कंप्लेन करना। वाइन का अर्थ होता है कंप्लेन करना, शिकायत करते रहना। अबाउट द कंडीशन, उनकी स्थितियों के बारे में वो बार बार रोते नहीं रहते, जैसे मनुष्य की आदत होती है रोने की, दुखी होने की, दुख व्यक्त करता रहता है। दे डू नॉट लाई अवेक in the dark and weep for their sins। in the dark यानी कि रात को जब अंधेरा हो जाता है तो मनुष्य क्या करता है? जागता रहता है, उसे नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो इतना रेस्टलेस हो जाता है। और रेस्टलेस क्यों हो जाता है? एंड वीप फॉर द सिंस, क्योंकि वह सिंस करता है। सिंस होता है पाप,
रॉन्ग डूइंग्स, गलत कार्य करता है और बाद में उसे खुद को अंदर जब महसूस होता है तो वह रात को अंधेरे में जागता है, उसे नींद नहीं आती है और वह दुख से रोता है। वीप मतलब क्राई, तो रोता भी है वो। जबकि जानवर जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और वो लेखक को सिक नहीं करते हैं। यहाँ पे सिक, सिक का अर्थ होता है बच्चों बीमार होना, उल्टियाँ वगैरह आना। यहाँ पे सिक का अर्थ है जो मेंटल रूप से हैरेसमेंट करना, मानसिक दबाव बनाना, वो नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और वो बार बार अपनी जो ईश्वर के प्रति कर्तव्य है उन बातों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलते हैं, तो इसलिए जो लेखक है वो सिक नहीं होता। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन का मतलब नन, नो वन, यानी नो, कोई भी जानवर जो है डिससेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। Not one is demented with the mania of owning things. और demented होता है mental problem हो जाना, पागलपन आप बोल सकते हैं, पागल हो जाना। तो कोई भी जो है वो पागल नहीं है। पागल किस चीज़ के लिए? चीज़ों को संग्रह करने के लिए। मेरा है, मेरा है, ये भाव जानवरों में नहीं है। मैनिया यानी कि पागलपन, जो व्यक्ति में पागलपन होता है, चीज़ इकट्ठे करना, संग्रह करना, ये चीज़ मेरी है, मैं लूँगा, तो वो वाला भाव जो है पागलपन का वस्तुओं को लेकर के, वो उनमें पागलपन नहीं है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। और नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स का अर्थ होता है घुटनों पर झुकना। तो वो उन्हें एक दूसरे का सम्मान करने के लिए, सम्मान हम किसका करते हैं, किसके आगे झुकते हैं? जिसके पास पावर है, पैसा है। पावर और पैसा देख के व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने झुकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब वह तुलना कर रहा है मनुष्य के स्वभाव की और जानवर के स्वभाव की, और जानवर को वो श्रेष्ठ बताता है मनुष्य से। Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not to his kind that lived thousands of years ago, यानी कि वे जो उसके पूर्वज थे, उसके ancestors थे। हम किसके आगे झुकते हैं? ancestors के आगे भी झुकते हैं। तो वो दूसरे के आगे भी नहीं झुकता, जो पावर वाला है, पैसा वाला है, यानी कि जो पावरफुल जानवर है उसके आगे वो झुकता नहीं है, और जो ancestors हैं उनके आगे भी नहीं। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. पूरी धरती पर किसी भी जानवर को देख लो, वो रिस्पेक्ट के लिए ना तो झूठ बोल रहा है, ना ही दिखावा कर रहा है, दम्भ नहीं है उसमें, और अनहैप्पी भी नहीं है, और वो नाखुश भी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ जानवर में नहीं पाई जाती। So they show their relations to me and I accept them. और उनके जो संबंध जैसे हैं वो वैसा ही प्रदर्शन करते हैं। अगर कोई मांसाहारी जानवर किसी अन्य जानवर को खाता है तो वह खाता है, वह दोस्त होने का नाटक नहीं करता है, और फिर किसी को धोखा नहीं देता जैसा कि मनुष्यों में होता है। वही वो बात बोलता है कि जो जानवर हैं वो इस तरीके से नहीं व्यवहार करते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, यानी कि वो ऑनेस्टली अपने संबंधों को उसको दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम एंड आई एग्री विद देम। वो जैसे हैं उन्हें मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। आप देखिए यहाँ पे लेखक कहता है कि उनकी ये चीज़ें जो हैं वो मुझे खुद से रिजेंबल करती भी लगती हैं, मैं खुद की पहचान उनमें देख पाता हूँ। दे एविंस, एविंस का अर्थ होता है शो, दिखाना। वो क्या शो करते हैं? देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। और वो क्वालिटीज़, टोकन्स यहाँ पे अर्थ है क्वालिटीज़, जो क्वालिटीज़ वो लेखक को लगता है कि उसके अंदर हो हैं, वो जानवरों में दिखती हैं, मनुष्य में तो उसे नहीं दिखती हैं। वो दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और वो तो जानवरों के पास दिख रही हैं उससे मनुष्य की जगह। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। और वो कहता है कि ये जो मुझ में
थी ये क्वालिटीज़ जो मुझसे रिजेंबल करती थी, वो इन जानवरों को कहाँ से मिली? आई यहाँ पे पोएट के लिए प्रयोग हुआ है और दे यहाँ पे जानवरों के लिए प्रयोग हुआ है, एनिमल्स के लिए। आई वंडर, आश्चर्य है मुझे कि इन जानवरों में ये क्वालिटीज़ कहाँ से आ गई। फ्रेंडशिप की, ऑनेस्टी की, मटीरियलिस्टिक नहीं होने की, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन है उनमें। डिड आई पास दैट वे? अब वो प्रश्न पूछ रहा है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन। तो वो रेटोरिकल क्वेश्चन पूछता है, डिड आई पास दैट वे? क्या मैं इस रास्ते से कभी गया था? टाइम्स एगो, कब? बहुत वर्ष पहले, बहुत पहले। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और क्या मैंने अपने टोकन्स जो मेरी क्वालिटीज़ थी, मैंने वहाँ पे नेग्लिजेंटली अर्थात केयरलेसली, असावधानी से, क्या मैंने उन्हें ड्रॉप यानी कि गिरा देना, क्या मैंने मुझसे गिर गई थी मेरी क्वालिटीज़ वहाँ पे जो इन जानवरों को मिल गई? अर्थात वो कहना चाहता है कि मनुष्य ने अपनी ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ खो दी हैं, जबकि जानवरों में ये अब भी मौजूद हैं, वो जैसे थे वैसे ही हैं। ऑनेस्ट, किसी जानवर को दूसरे को खाते हैं तो खाते हैं, झूठा दम नहीं करते कि हम आपके मित्र हैं और फिर बाद में धोखा देते हैं जैसा कि मनुष्य करता है। ना ही वो वस्तुओं के पीछे भागते हैं, मटीरियलिस्टिक नहीं है, ओन नहीं करना चाहते चीज़ों को, उनके आगे किसी के आगे झुकते नहीं, चापलूसी नहीं करते। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई उनमें अमीर गरीबी वाला भेदभाव नहीं है। तो यही सब वह बताना चाहता है कि कितना डिफरेंस है एक जानवर के जीवन में और एक मनुष्य के जीवन में। तो वो जानवर का जीवन श्रेष्ठ बता रहे हैं मनुष्य के जीवन से भी। अब ये जो पोएम ली गई है वो ली गई है उनके एल्बम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। बहुत बार इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं, तो हमें ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, और लेखक का नाम है वॉल्ट विटमैन। तो इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पोइट कौन है? वॉल्ट विटमैन। फिर फ्रॉम एल्बम कौन सा है इसका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। अब यहाँ पे हम कठिन शब्द देख लेते हैं। प्लेसिड, शांत, सेल्फ कंटेन्ड, सेमी, सेल्फ कंट्रोल्ड, स्वेट, चिंतित, वाइन, शिकायत, अवेक, जागते रहना, वीप, रोना, सिंस, रॉन्ग डूइंग्स, पाप, सिक, ऊब जाना, फेड अप, डिमेंटेड, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, मैनिया, मैडनेस, पागलपन, ओनिंग, टू पोजेस यानी कि कोई चीज़ का अधिकार होना, स्वामित्व होना, हमारे पास वस्तुएं होना, नील्स, टू बो डाउन ऑन नी, घुटने पर झुकना, दूसरे के सम्मान देने के लिए, एक्सेप्ट, एग्री, स्वीकार कर लेना, एविंस, प्रदर्शन करना, प्लेनली, स्पष्टतया, वंडर, आश्चर्य, नेग्लिजेंटली, असावधानी से, ड्रॉप, फॉल, गिरा दिया। तो अब इस पोएम से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो हमारे को याद कर लेने हैं, और ये इन पॉइंट्स की सहायता से आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सरलता से दे सकते हैं। तो आप इनको पॉइंट्स की तरीके से भी याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। पोइट प्रिफर्स द कंपनी ऑफ एनिमल्स बिकॉज ही फाइंड्स देम काम, पीसफुल, कंटेंट एंड ऑनेस्ट। तो लेखक जो है जानवरों की कंपनी क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो उन्हें क्या पाता है? ही फाइंड्स देम काम, काम माने कि शांत, पीसफुल, कंटेंट यानी कि सेटिस्फाइड, संतुष्ट पाता है, एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदारी है उनमें। अगला देखते हैं। ही लाइक्स एनिमल्स बिकॉज दे नीदर कंप्लेन नॉर डू एनी सिंस। अब उसे जानवर क्यों पसंद है? क्योंकि वे ना तो कोई शिकायत करते हैं, कोई शिकायत नहीं, जिस स्थिति में है वो उसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं, नॉर डू एनी सिंस, और वो कोई पाप नहीं करते, कोई रॉन्ग डूइंग्स में इन्वॉल्व नहीं है। दे आर सेटिस्फाइड एंड नॉट बर्डनड बाय रॉन्ग डूइंग्स, इसलिए उनके मन के ऊपर कोई बोझ नहीं है। सो दे कैन स्लीप वेल, और इसलिए वो अच्छे से सो भी सकते हैं।
तो ये सब कारण है कि मनुष्य लेखक को जानवर क्यों पसंद आते हैं। तो एक तो इसका उत्तर आता है। फिर वह सो क्यों पाते हैं, क्योंकि वो बर्डन नहीं है रॉन्ग डूइंग से, इसलिए। अगला देखते हैं, दे डू देयर ड्यूटीज टू गॉड, दे डू नॉट बूस्ट ऑफ देम टू गेट प्रेज और रिस्पेक्ट। अब एक बात उसने लेखक ने कही थी कि वो अपना कार्य करते रहते हैं और उसे सिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बूस्ट नहीं करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बातें नहीं करते हैं कि हमने ये अच्छा काम किया। और मनुष्य क्या करता है, थोड़ा सा काम करता है और उसे गाता बहुत है। क्यों? क्योंकि उसको किसकी कामना होती है, तारीफ की और सम्मान की, प्रेज की और रिस्पेक्ट की। अगला पॉइंट देखते हैं, एनिमल्स आर नेवर डिससेटिस्फाइड, दे डू नॉट सीक टू होड। होड का मतलब होता है एकत्रित करना, सामान को इकट्ठा करना। एंड ओन थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। उसे कभी देखा है हमने जानवर को कोई वस्तु को इकट्ठा करते हुए? नहीं। तो वह जानवर जो है कोई वस्तु इकट्ठा नहीं करता है। दे आर नॉट मटीरियलिस्टिक, वो वस्तुओं के पीछे भागते नहीं रहते हैं। दे आर ऑल इक्वल, कोई अमीर गरीब, पावरफुल रिच स्ट्रॉन्ग, पोजीशन पे व्यक्ति, ऐसा कुछ भी उनका नहीं चलता है। टोकन्स का क्या अर्थ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। टोकन्स यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। टोकन्स जो है, टोकन्स रेफर टू गुड क्वालिटीज़। अब कौन सी गुड क्वालिटीज़? लव, सिंपैथी, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, कंटेंटमेंट, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, ये सब टोकन्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स और जानवर में क्या अंतर वो दिखाता है हमें? ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम ग्रीडी, ग्रीडी हो गए हैं मनुष्य, सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, क्रूअल, निर्दयी हो गए हैं, एंड सो स्लीपलेस, और स्लीपलेस हो गए हैं, जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती उनको, इतना परेशान है वो। एनिमल्स आर फार फ्रॉम दीज वाइसेस, वाइसेस का अर्थ होता है बुराइयाँ। तो जो जानवर हैं वो इन सब बुराइयों से फार हैं, दूर हैं, और जबकि मनुष्य जो है वो इन सब में घिर गया है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिगर ऑफ स्पीच। तो एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। पहली लाइन में आई जो है बार बार आप देख सकते हैं प्रयोग किया गया है वहाँ पे पहली लाइन में। तो आई, लिव, इस तरीके से। तो आई जो साउंड का प्रयोग किया गया है, आई साउंड उसमें बार बार रिपीट हो रही है, तो वो एसोनेंस कहलाता है। पहली लाइन में आप देख सकते हैं। फिर एनाफोरा, एनाफोरा आपको बताया था मैंने कि जब वाक्य के शुरू में किसी शब्द को बार बार दोहराया जाता है हर लाइन में, है ना। तो जैसे दे का प्रयोग हो रहा था, पहले स्टेंजा में आई का प्रयोग हो रहा था, तो वो एनाफोरा है। फिर रिपीटिशन, रिपीटिशन वाक्य में कहीं पे भी कोई शब्दों का रिपीट होना, वो रिपीटिशन होगा। अगर शुरू में है तो वो एनाफोरा है। तो रिपीटिशन, लॉन्ग एंड लॉन्ग, वहाँ पे लॉन्ग शब्द का प्रयोग बार बार हुआ। फिर मेटाफर, अब मेटाफर यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है वो हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो मेटाफर एक तो प्रयोग हुआ स्वेट के लिए। स्वेट क्या होता है? पसीना होता है ना। तो यहाँ पे जो है स्वेट के लिए मेटाफर का प्रयोग हुआ है। स्वेट पसीना होता है, तो पसीना वगैरह कब आता है? व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, तो वो उसने ये बात कही है। यहाँ आप देख सकते हैं वाक्य इसका, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट द कंडीशन। तो यहाँ पे वो स्वेट का प्रयोग मेटाफरिकली कर रहा है। अगला देखते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उसने प्रयोग किया है। पर्सोनिफिकेशन है, तो जानवरों को उसने पर्सोनिफाई किया है। रेटोरिकल क्वेश्चन, वाक्य का जो पोयम का अंतिम वाक्य है, डिड आई पास दैट वे, तो क्या मैं उस रास्ते से गया और मैंने उन्हें ड्रॉप कर दिया, तो वो रेटोरिकल क्वेश्चन वहाँ पे प्रयोग किया गया है। राइम स्कीम, राइम स्कीम जो प्रयोग की गई है वो फ्री वर्स है। हालांकि यहाँ पे इंटरनल जो राइम प्रयोग की गई है, जैसे अवेक, मेक, है ना, इस तरीके से शब्दों को मिलाया गया है, लेकिन अंत में वर्स जो है फ्री वर्स का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। मीटर, मीटर जो प्रयोग किया गया है वो है आयम्बिक एंड ट्रॉकेक बोथ। तो दोनों ही मीटर का प्रयोग यहाँ पर किया गया। मीटर क्या होता है बच्चों?
स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस का जोड़ा होता है। तो कभी कभी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड प्रयोग होता है तो वो आयम्बिक होता है, और जब अनस्ट्रेस्ड पहले और बाद में स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है तो वो ट्रोकेक होता है। तो यहाँ पे लेखक ने दोनों ही तरीकों का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आपको कविता समझा दी गई है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।